हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आप लोगों का लेट्स क्रैक यूनिवर्सिटी में। तो चलते हैं हम लोग। अब तक हम लोग क्लास 4 तक कर चुके हैं। अब हम लोग करने वाले हैं क्या, क्लास 5 करने वाले हैं। ठीक है। और क्लास 5 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। ठीक है। और दूसरा पढ़ने वाले हैं हम लोग शिक्षण कौशल पढ़ने वाले हैं। और तीसरा पढ़ने वाले शिक्षण विधियां पढ़ने वाले हैं। और अध्यापक केंद्रित पद्धति पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोग ये 4 टॉपिक आज कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। पहला हम लोग शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए, शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं देखिए। शिक्षण को आधारभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत शिक्षण के सूत्र और उसे प्रभावित करने वाले कारण क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। बहुत ही क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा इसमें तकनीकी प्रगति से शिक्षण विधियां एवं शिक्षण सामग्री उल्लेखनीय है। ठीक ना। इन सब के सम्मेलन से ही शिक्षण प्रभावी बनता है। ठीक है। इन्हीं सब सम्मेलन के से ही क्या होता है, टीचिंग जो है, टीचिंग फैक्टर क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। शिक्षण एक कला और कौशल है ना। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। शिक्षण एक क्या है, कला और कौशल है, यानी कला और साइंस। ठीक ना, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने इसमें क्या है, शिक्षण एक कला और कौशल, ठीक ना, स्किल होती है। ठीक है। और इसका अधिग्रहण कई कारकों पर निर्भर करता है। अब वो कौन कौन से कारक हैं, चलिए। पहला कारक है आपका कि शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। ठीक है। सामान्यतः क्या होता है, यह माना जाता है कि अत्यधिक योग्य शिक्षकों को उच्च कक्षाओं में पढ़ाना चाहिए और कम योग्य शिक्षकों को निम्न स्तर की कक्षाओं में पढ़ाना चाहिए। यानी सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि जो अत्यधिक तेज तर्राक शिक्षक है, यानी अत्यधिक योग्य शिक्षक हैं, वो उच्च कक्षा को यानी हायर क्लासों को पढ़ाएं। ठीक है। और जो कम है वो क्या करें, निम्न कक्षाओं को पढ़ाएं। इसके लिए सरकार ने अलग अलग कक्षाओं के लिए योग्यता का निर्धारण किया हुआ है। जैसे आपका आ जाता है बीएड, ठीक है, सीटेट और नेट। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं आप लोगों को। बीएड क्या है, बीएड हमारा क्या है, ये तो सबको पता है, इसको बताने की क्या जरूरत है। बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है। ये क्या नाम है, बैचलर डिग्री होती है जो क्या करती है, 9 और 10 और 11 और 12 वाले बच्चों को हम लोग पढ़ा सकते हैं। यानी 6 से 12 तक बच्चों को बीएड करके हम लोग पढ़ा सकते हैं। ठीक ना। उसमें सीटेट आता है, सीटेट हमको क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है। सेंट्रल ये एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है उसको, नेट जो होता है हायर के लिए होता है। ठीक ना। इसी की हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि नेट जो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जो क्या होता है, आप नेट अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे हायर एजुकेशन होता है, हायर एजुकेशन यानी निम्न से हायर एजुकेशन होता है, वैसे वैसे उसके क्वालिफिकेशन होते हैं। ठीक ना। बीएड, सीटेट, बीटीसी भी होता है आपका। ठीक ना। बीटीसी जो होता है 5 तक होता है, क्लास 5 तक आप क्या कर सकते हैं, उसमें टीचर बन सकते हैं। जबकि 6 से 12 तक आप बीएड करके शिक्षक बन सकते हैं। और क्या नाम है, नेट क्या है, हायर एजुकेशन के लिए, जैसे बीए वालों को पढ़ाना है, यानी बैचलर वालों को पढ़ाना है। ठीक है। और मास्टर वालों को पढ़ाना है तो आपको हायर एजुकेशन एमएड करना पड़ता है, नेट क्वालिफाई करना पड़ता है इसमें। ठीक है। तो इस तरह से शिक्षक की शैक्षणिक योग्यताएं होती हैं। आगे चलते हैं। ये कारक हो गया पहला। दूसरा कारक क्या है, शिक्षण कौशल। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, टीचिंग स्किल्स। प्रभावी शिक्षण के लिए समुचित कौशल संग्रह का होना आवश्यक होता है। यानी जो प्रभावी कौशल शिक्षण होता है उसके लिए कौशल का समूह संग्रह होना बहुत जरूरी है। यानी आपके अंदर स्किल नहीं है तो आप शिक्षण कौशल यानी टीचिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक ना। स्किल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखते हैं आगे। कुछ शिक्षण कौशल जन्म से ही विद्यमान होते हैं, यानी कुछ शिक्षण कौशल जो होते हैं पहले से ही हमारे अंदर होते हैं। ठीक है। और लेकिन कुछ कौशल के लिए एक भावी शिक्षक सचेत प्रयास करने पड़ते हैं। यानी और कुछ ऐसे प्रभावी होते हैं, कौशल होते हैं जो क्या करने पड़ते हैं, हमको प्रयास करने होते हैं या हमें उसको सीखना पड़ता है। आगे चलते हैं। अगला कारक है शिक्षक का अनुभव। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ टीचर। यानी बहुत ही मायने रखता है कि अगर किसी शिक्षक को अगर टीचिंग करना है तो वो क्या करता है, उसके अंदर अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वह पढ़ा सकता है। शिक्षक स्वयं हर समय एक विद्यार्थी होता है। ठीक ना।
हर समय क्या होता है, एक विद्यार्थी होता है, क्योंकि वो सीखता है और सिखाता भी है। ठीक है, एक अच्छा शिक्षक सदैव अपने ज्ञान को छात्रों के साथ साझा करता है, यानी अपने ज्ञान को छात्र के साथ क्या करता है, साझा करता है, और अपने अनुभव से छात्रों के सवालों एवं कक्षा प्रबंधन को श्रेष्ठतर ढंग से नियंत्रित करता है। ठीक ना, वो अपने माध्यम से जो कक्षा के प्रबंधन होते हैं अपने माध्यम से वो नियंत्रित करता है। ठीक है, कक्षा का अब चौथा है आपका कक्षा का वातावरण, क्लासरूम इन्वायरमेंट, यानी पढ़ने का जो होता है इन्वायरमेंट। अगर क्लास में है ही नहीं है तो आप क्या पढ़ा के करेंगे, आप पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, आप पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो इन्वायरमेंट उतना है ही नहीं है, तो वो इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी होता है। एक शिक्षक को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए श्रेष्ठतर बनाने के लिए कक्षा का वातावरण इसके लिए सुगम बनाने में पहल करनी पड़ती है। यानी सबसे पहले क्या करना पड़ता है, क्लास का जो है वातावरण बनाना पड़ता है, इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है, तब आप क्या करेंगे, उसको पढ़ाएंगे। आगे चलते हैं, आर्थिक कारक क्या होता है, इकोनॉमिक फैक्टर क्या होते हैं। प्रभावी शिक्षक के लिए शिक्षक की स्वतंत्र सोच आवश्यक होती है, और इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी अत्यधिक आवश्यक होती है। यदि शिक्षक का ध्यान आर्थिक समस्याओं की ओर लगा रहे तो उस शिक्षण की गुणवत्ता को भी प्रभावित होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर टीचर की सैलरी कम होती है तो वो अपने घर के कामों और अलग चीजों में क्या होगा, उसका दिमाग रहेगा, जो कि वो प्रभावी ढंग से पढ़ा नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए शिक्षक की जो होती है वेतन, ठीक ठाक वेतन मिल जाता है, और इसीलिए गवर्नमेंट जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कभी प्राइवेट नहीं पढ़ाते हैं। ठीक ना, नहीं पढ़ाते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में उनको सैलरी दी जाती है, तो आर्थिक कारक बहुत ही डिपेंड हो जाता है। लेकिन आजकल आप लोग देख भी रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत ही कम, ठीक ना, बहुत ही कम फीस में, बहुत ही कम सैलरी में टीचरों को क्या किया जाता है, हायर किया जाता है और पढ़ाया जाता है, जिससे क्या होती है, वो टीचर कक्षा में ज़्यादातर न पढ़ा करके वो ट्यूशन वगैरह में ज़्यादा प्रयास करता है, ठीक ना, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना पसंद करता है, ताकि वो उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बनी रहे। ठीक है, तो ये मेन फैक्टर होते हैं, इसीलिए शिक्षक को क्या पर्याप्त मात्रा में सैलरी होनी चाहिए। आगे चलते हैं, यह शिक्षार्थी पर भी समान रूप से लागू होता है, शिक्षार्थियों पर भी यह समान रूप से लागू होता है कि अगर शिक्षार्थी के पास आर्थिक कमी है, वो फीस नहीं पे कर पा रहा है या शिक्षा के लिए किताबें नहीं खरीद पा रहा है, तो वो भी क्या है कि उसके शिक्षण में क्या होगा, प्रभावी होगा। ठीक ना, जिससे वो बच्चा क्या करेगा, पढ़ नहीं पाएगा। ठीक ना, पढ़ाई उसकी रुक सकती है, स्टडी उसकी रुक सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं, छठवां है कि शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियां। ठीक ना, तो जो प्रशासनिक नीतियां होती हैं शिक्षण संस्थान की, वो भी बहुत मायने रखता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक कक्षा को अपने ढंग से संचालित करना चाहते हैं, इसलिए अपनी सोच में स्वतंत्रता चाहते हैं। ठीक ना, जो भी टीचर होता है वो अपने स्वयं, ठीक ना, वो सोचता है मैं अपने अनुसार पढ़ाऊं, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि शिक्षण संस्थान प्रशासन के अधिकारी जो होते हैं, वो चाहे विद्यालय के हों या महाविद्यालय के हों या विश्वविद्यालय के हों, ठीक ना, शिक्षण की पद्धतियों में मानकीकरण, ठीक ना, सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। यानी वो अपनी मनमानी करते हैं, ठीक ना, विद्यालय में उनके अनुसार वो शिक्षण करवाना चाहते हैं, तो जिससे क्या होता है कि बहुत ही इफेक्ट पड़ता है टीचरों पे, जो कि वो सही से एक शिक्षक शिक्षा को प्रेरित नहीं किया कर पाता। ठीक ना, यानी बच्चों को वो शिक्षा अच्छे से नहीं दे पाता है। ठीक ना, किसके कारण, शिक्षण संस्थान के प्रशासनिक नीतियों के कारण। ठीक ना, आगे चलते हैं, इसलिए दोनों शिक्षक और प्रशासन में अच्छा समन्वय यानी कोरिलेशन होना चाहिए, आपस में समझना चाहिए, ताकि शिक्षण उद्देश्य को सुचारू रूप से प्राप्त किया जा सके। ठीक ना, आखिरकार अगर किसी संस्थान की बात करें तो उसका कार्य ही है शिक्षा प्रदान करता, और एक शिक्षक का भी क्या कार्य होता है, अच्छे से अच्छे बच्चों को समझा दे और शिक्षा को उनको बता दे, ठीक ना, अधिगम करा दे। तो वही क्या होता है, तो दोनों को सुचारू रूप से समन्वय बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हमारा सातवां है विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। जब कोई शिक्षक ऐसे विषय को पढ़ाता है जिसमें उसने विशेषज्ञता प्राप्त नहीं की हो, तो वह अपने शिक्षण से छात्रों को उतना प्रभावित नहीं कर सकता। सपोज इंग्लिश का टीचर है, अगर उसको मैथ पढ़ाने के लिए दे दिया जाए, तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो शिक्षण जो होगा उसका प्रभावी होगा। कारण ये है कि उसको अधिकतर जो भी उसका जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश रहा है, ठीक ना, जो कि इंग्लिश में वो अच्छा पढ़ा लेता है, लेकिन उसको आप मैथ दे देंगे तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं शिक्षण जो शिक्षा है वो क्या होगी, प्रभावित
होगी, ठीक है। लेकिन वही शिक्षक यदि अपनी विशेषज्ञता प्राप्त विषय को पढ़ाता है तो वह उस विद्यार्थी को और अच्छे ढंग से समझ सकता है या समझा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अदर सब्जेक्ट को पढ़ाता है, जो उसका मेजर सब्जेक्ट है, जिसमें उसने अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक ना, विशेषज्ञ है उस सब्जेक्ट का, अगर उसमें वो पढ़ाता है तो उसको अच्छे ढंग से समझा सकता है। लेकिन वो अन्य सब्जेक्ट को पढ़ाएगा तो वो पढ़कर ही समझा सकता है, जिसके कारण क्या होगा, शिक्षक बहुत ही मतलब उसका इफेक्ट जो होगा बच्चों पे बहुत ही बैड होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। 8वां हमारा है समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं, ठीक ना। माता पिता की अपेक्षाएं चार हस्तक्षेप के रूप में कार्य करती हैं। वे शिक्षार्थी पर दबाव डाल सकते हैं जिसके शिक्षण प्रभावित हो सके। जैसे कहने का मतलब यह है कि बच्चे को अगर इंटरेस्ट उसको है कि मुझे क्या नाम है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, या मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन माँ बाप सोच रहे हैं उसको डॉक्टर बनाना, तो ये भी बहुत ही बड़ा कारण हो जाता है, जिससे क्या होता है, शिक्षा उसकी जो होती है ना, अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण वो बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाता। तो माता पिता की जो अपेक्षाएं होती हैं वो भी मायने रखती हैं। तो इसलिए बच्चों को जब भी शिक्षा कराई जाए तो उनके इंटरेस्ट के अनुसार, यानी उनकी जितनी रुचि है, उनको क्या करने में रुचि है, क्या वो करने में उनको बहुत अच्छा लगता है, उन चीजों को पढ़ाएं, ठीक है। बच्चा अगर डिफेंस में जाना चाहता है लेकिन हम लोग उसको डॉक्टर बना रहे हैं तो ये भी क्या हो सकता है कि बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ने वाला है बच्चों पे, जो आगे चल के वो कहीं का नहीं रहता, ठीक ना। वो ना माता पिता के टारगेट को पूरा कर पाता है और ना अपने ही सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है, बच्चा कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा है शिक्षण कौशल, ठीक है, टीचिंग टेक्निक। क्या है, शैक्षणिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद और शिक्षण इसके प्रकाशन के लिए निम्नलिखित शिक्षणों को कौशल पर बल देती है। कौन कौन से कौशल है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग इसको क्या कवर करते हैं, देखते हैं, ठीक है। पहला क्या है, लिखित शिक्षण उद्देश्य, ठीक है। पहली बात तो क्या होना चाहिए कि लिखित शिक्षण उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा क्या है कि शिक्षण सामग्री का आयोजन करना चाहिए, ठीक ना। जो भी शिक्षण सामग्री है, बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, चाक हो गया, डस्टर हो गए, ये सारी चीजें क्या है, सामग्री होती है, शिक्षण सामग्री होती है, ठीक ना। किताबें हो गई, ठीक ना। पाठ्य का परिचय सुचारू रूप से देने के लिए व्यवस्थित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पाठ का परिचय नहीं दिए, उसके उस चैप्टर के बारे में आपने बताया ही नहीं और तुरंत डायरेक्ट आके आपने किसी टॉपिक को उठा लिया और पढ़ाने लगे। सबसे पहले उस पाठ का परिचय देना होता है, ठीक ना। ये कौशल होते हैं, यानी उनकी टेक्निक होती है। आगे चलते हैं। पाठ का परिचय देना, वही, ठीक है, परिचय देना पाठ का। कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को व्यवस्थित करना, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको व्यवस्थित तरीके से पूछना। ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन पहले पूछ दें और इजी बाद में पूछ दें, तो इजी से टफ की तरफ जाते हैं, ठीक ना। प्रश्नों का सही वितरण करना, ठीक ना। जो प्रश्न होते हैं वो बच्चे के अनुरूप उनका वितरण करना, आस्क करना, पूछना बच्चों को, ठीक ना। प्रतिपुष्टि प्रबंधन यानी रिस्पॉन्स मैनेजमेंट जो होता है उसको देखना पड़ता है, यानी बच्चे ने कितना रिस्पॉन्स दिया उसका मैनेजमेंट, ठीक है। आगे क्या है, व्याख्या करना, यानी किसी भी चैप्टर को आप पढ़ा रहे तो व्याख्या करके पढ़ाइए, ठीक है, जिससे क्या होगा, बच्चा समझेगा और उसको समझ में भी आएगा। उदाहरण सहित व्याख्या करिए, ठीक ना। मतलब जीवन से संबंधित कोई उदाहरण दे करके बताएंगे तो बच्चा क्या होगा, वो उसको समझ में आएगा, चीजें उसको समझ में आएंगी कि मेरे जीवन से संबंधित है और जल्दी वो पकड़ेगा, ठीक ना। कैचिंग पावर उसकी बहुत डेवलप होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा है 10वां, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना, ठीक ना। जो शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं उनका उपयोग करना, मैंने बताया ना, डस्टर, चाक, चार्ट, ठीक है, बुक, ठीक है, इन सब चीजों का क्या यूज करना। कार्य प्रेरक वस्तुएं या संदीपन में विभिन्नता लाना, यानी जो कार्य प्रेरक वस्तु हैं और संदीपन है उनमें अलग अलग विभिन्नता लाना, ठीक ना। यानी जो कार्य वाली है उनको अलग और बिना कार्य वाली अलग से, ठीक है। पाठ्यक्रम शिक्षण की गति तय करना, ठीक ना। यानी ऐसा नहीं है कि कभी हमने क्या किया, 2-3 चैप्टर एक साथ पढ़ा दिए और कभी क्या किया हमने कि एक चैप्टर ही पढ़ाया, या हो सकता है हमने एक ही पेज पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो उसकी शिक्षण गति तय होनी चाहिए कि एक 40 मिनट में हमें कितना पढ़ाना है और कितना बच्चों को शिक्षा देनी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, उसकी गति तय करनी होती है। अगला है छात्रों को कक्षा में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना, यानी छात्र जो होते हैं उनको क्लास में सहभागिता, यानी बच्चे मिलजुल करके अपनी चीजों को क्या करें, प्रोत्साहित करें, यानी बच्चों को मिलजुल के अपना कार्य करें। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे बच्चों में आपस में पूछें और उसको समझें,
ठीक ना, और दूसरों को भी समझाएं जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो सहभागिता बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे है श्यामपट, ब्लैक बोर्ड, श्वेत पट का उपयोग करना। मैंने अभी जस्ट बताया इससे पहले कि जो शिक्षण सामग्री है उनके अंदर ये आ जाएंगी, ब्लैक बोर्ड, श्यामपट हो गया, ठीक ना, ये सब आते हैं। चलिए, पाठ का समापन करना, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि चैप्टर को आधा अधूरा ही पढ़ा करके छोड़ दिया जाए और क्या नाम है दूसरे चैप्टर पे हम लोग स्विच कर लें, ठीक है। तो ये भी सुपुर्द नियत कार्य असाइनमेंट, यानी क्या होना चाहिए कि जो असाइनमेंट है उसका भी उपयोग करना, ठीक ना, समय समय पर। छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना, यानी छात्र कितना पढ़ रहा है और कितना उसको समझ में आया उसका मूल्यांकन करना, ठीक है। प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करना। छात्रों को सीखने में आने वाली समस्याओं का निदान, यानी जो भी सीखने में उसको समस्या आ रही है उसका निदान करना, यानी डायग्नोस करना, यानी पहचान करना, ठीक है। डायग्नोस मतलब पहचान करना उसकी समस्या क्या है, उसके बाद उसका उपचार करना और उसके बाद उसका मूल्यांकन करना, ठीक है। कक्षा का प्रबंधन करना, ठीक है, जो भी क्लास चलती है उसका प्रबंधन अच्छे ढंग से करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण विधियां, ठीक ना। अब शिक्षण किस किस विधि से की जा सकती है उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहला हमारा है इग्नेसिया एस्ट्राडा, ठीक ना, के अनुसार इनका नाम याद रखेंगे, इग्नेसिया एस्ट्रेडा, ठीक है। यदि शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले ढंग विधि से नहीं समझ पाता, यानी जो शिक्षार्थी है शिक्षक के द्वारा नहीं पढ़ाने वाले विधि से समझ नहीं आ रहा है, तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण के लिए वही विधि अपनाए जिससे शिक्षार्थी समझ पाए, यानी उसके समझाने वाली विधि में क्या परिवर्तन करके जिस तरह से उसको समझ में आ रहा है। हो सकता है कुछ बच्चों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार या 3-4 बार के बाद उसको समझ में आ रहा है तो 3-4 बार उसको बताइए, ठीक ना। या अपनी समझाने के चीजों को प्रक्रिया को क्या बदल के समझाएं तो हो सकता है उसको समझ में आ जाए। अगला क्या है, शिक्षण नीति और शिक्षण विधि में संबंध होना चाहिए, यानी जो शिक्षण नीति है और शिक्षण विधि है उनमें आपस में संबंध होना चाहिए, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि शिक्षण नीति कुछ और है और शिक्षण विधि आप किसी दूसरे तरीके से, ठीक है। नेट परीक्षा में शिक्षण विधि का विशेष उल्लेख है। शिक्षण विधि का चयन शिक्षण नीति के आधार पर किया जाता है, यानी यूजीसी नेट जो हम लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या है, शिक्षण विधि का विशेष उल्लेख है, बहुत अच्छे से इसमें उल्लेख है। और शिक्षण विधि का चयन शिक्षण की नीति के आधार पर होता है, जैसी नीति होती है उसके आधार पर किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि जो कि उद्देश्य के आधार पर किया जाता है, इनका मुख्य कार्य सीखने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना होता है, ठीक है। तो बातें समझ में आ गई, शिक्षण नीति। आगे चलते हैं, विधियां। इसके मुख्यतः सूक्ष्म उपागम है कौन कौन से, जैसे माइक्रो टीचिंग का अनुसरण किया जाता है। जैसे माइक्रो टीचिंग का मतलब सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है, कुछ समय के लिए सीखना, टीचिंग करना। दूसरी ओर शिक्षण विधियों को पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है, उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है, उस पर ध्यान देना। इसमें अगला क्या है, इसमें पाठ्य वस्तु तथा उसका प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। इसमें शिक्षण के कलात्मक पक्ष पर ज्यादा बल दिया जाता है, ठीक ना। कलात्मक पक्ष जो होते हैं उन पे ज्यादा, यानी कैसे पढ़ाया जाए, किस कला से पढ़ाया जाए माइक्रो टीचिंग में, ठीक है। शिक्षण विधियों में मुख्यतः स्थूल उपागम यानी मैक्रो, ठीक ना, स्थूल उपागम माइक्रो टीचिंग का अनुसरण किया जाता है। इनके अलावा यह शिक्षण युक्तियों का वर्णन भी आवश्यक होता है, ठीक है। तो समझ में आ गई बातें। आगे चलते हैं स्टोन्स एवं मॉरिस के अनुसार, ठीक है। चलिए, शिक्षण युक्तियां उद्देश्य से संबंधित होती हैं, यानी जो भी शिक्षण होते हैं उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक ना। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है उसका उद्देश्य है, ठीक ना। और शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। इसमें क्या होता है, शिक्षक के व्यवहार में क्या होती है उसको प्रभावित करती है। आगे चलते हैं कि शिक्षक किसी परिस्थिति विशेष में कैसा व्यवहार करता है, कैसे वह कक्षा में छात्रों के साथ विभिन्न भूमिकाओं में कार्य करता है, ठीक ना, ये भी। और कैसे छात्र, ठीक ना, और कैसे छात्र शिक्षक तथा पाठ्य वस्तु में अंत प्रक्रिया होती है आदि बातों में इसमें आती हैं, ठीक ना। एक या कई युक्तियां सम्मिलित रूप से शिक्षण नीति को प्रभावशाली बनाती हैं, यानी एक ही तरह से न पढ़ाना, कई प्रकार से पढ़ाना, ये क्या होती है, प्रभावशाली बनाती है शिक्षण को। आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार प्रभावी अध्ययन के लिए शिक्षक का स्वयं सदा अध्यापनशील रहना आवश्यक होता है। कहने का मतलब यह है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि शिक्षक जब पढ़ाने जाए तो वो खुद पढ़ करके पढ़ाए, यानी अध्यापनशील, यानी खुद वो अध्ययन करे तब बच्चों को पढ़ाए, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे हमारा है शिक्षण उद्देश्य और शिक्षण नीतियों के बाद अगला चरण उचित शिक्षण विधियों का चयन करना, ठीक है ना। यानी शिक्षण उद्देश्य जो होते हैं उनकी नीति जो होती है उसका अगला चरण शिक्षण विधियों को उचित चयन करना। शिक्षण कुछ विधियां हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे बड़े समूह की शिक्षण विधियां, जैसे लार्ज ग्रुप मेथड, ठीक ना, बहुत बड़े पैमाने। छोटे समूह यानी छोटे समूह की शिक्षण विधियां, स्मॉल ग्रुप मेथड, ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षण विधियां, इंडिविजुअल टीचिंग मेथड। मैं समझा देता हूं। जैसे आप पहला है आपका कि जब हम लोग बड़े स्तर पर शिक्षण करते हैं तो उसको लार्ज ग्रुप मेथड बोलते हैं। छोटे स्थान पर हम लोग करते हैं शिक्षण तो उसको स्मॉल ग्रुप कहते हैं। या व्यक्तिगत यानी किसी एक पर्सन, एक व्यक्ति को जब हम लोग टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं तो व्यक्तिगत शिक्षण विधियां होती हैं, ठीक है। ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। आगे हमारा अध्यापक केंद्रित पद्धति क्या होता है, चलिए समझते हैं। व्याख्यान विधि, पहला क्या है, व्याख्यान विधि यानी व्याख्या करके, लेक्चर मेथड, ठीक है। व्याख्यान का अर्थ होता है किसी भी पाठ्य वस्तु को भाषण के रूप में पढ़ाने से छात्र को निष्क्रिय रूप से सुनते हैं, ठीक है। इस विधि को उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोग किया जाता है। अब छोटी कक्षाओं में आप लेक्चर देके चले आओगे, बच्चे को कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, वो निष्क्रिय हो जाता है छोटी क्लासों में। जबकि इस लेक्चर मेथड का उपयोग हायर एजुकेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं उनको खुद पढ़ना होता है, ठीक ना, सेल्फ होते हैं, सब सेल्फ डिपेंड होते हैं। व्याख्यान सैद्धांतिक ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है इसमें, ठीक ना, व्याख्यान विधि में। आगे चलते हैं। जो कि अभ्यास या सहभागी सत्र से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए, यानी जो अभ्यास है सहभागी सत्र से पहले क्या होना चाहिए, व्याख्यान विधि होनी चाहिए। आगे चलते हैं। कुछ स्थितियों में जैसे बड़ी संख्या में दर्शक, दुर्लभ शिक्षण संस्थान, संसाधन और समय संसाधन की कमी, व्याख्यान देना एकमात्र विकल्प हो सकता है, ठीक है। मतलब जैसे बहुत दुर्लभ जगह है और काफी दर्शक है तो वहां पे व्याख्यान विधि बहुत ही दुर्लभ। व्याख्यान विधि की अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं, निम्न 3 कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। कैसे, पहला क्या है, तैयारी करना, ठीक ना, प्रस्तुति करना, और उसके बाद क्या कर देना, मूल्यांकन करना, ठीक है। तो तैयारी पहले होनी चाहिए लेक्चर मेथड में, और प्रस्तुति होनी चाहिए और उसका मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। व्याख्यान विधि के लाभ कौन कौन से जरा समझ लेते हैं। यह शिक्षण के लिए सरल और संक्षिप्त आकर्षक है, यानी लेक्चर मेथड से पढ़ाने के लिए ये बहुत ही आसान तरीका होता है और संक्षिप्त होता है, ठीक ना, हम बोल करके उसको पढ़ा देते हैं। इस विधि के द्वारा कम समय में ज्यादा अधिक शिक्षार्थियों को सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे हम 100-150 बच्चों को लेक्चर विधि से पढ़ा सकते हैं, जबकि क्या नाम है, श्यामपट में पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि दूर वाले बच्चों को ना दिखाई दे। तो लेक्चर विधि क्या होती है, बहुत ही ज्यादा शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए उपयोगी होती है। इसके ये लाभ है। इससे हमें आगे सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है, ठीक है। इस विधि से हमें समय और उपलब्ध उपकरण उपयोग में लचीलापन मिलता है। यानी लेक्चर विधि में क्या होता है कि इसमें लचीलापन मिलता है, समय और उपलब्ध, यानी लेक्चर विधि में समय, टाइम काफी मिल जाता है। छात्र व्याख्यान को सुन कर उसको नोट बना सकते हैं। यानी बहुत सारे लेक्चर चल रहे हैं जिसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग बच्चे क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक ना। इसके ये लाभ है। अब इसकी क्या होती हैं, सीमाएं क्या होती हैं, हानियां क्या होती हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। इस विधि में छात्र क्या होता है, निष्क्रिय होता है। हो सकता है बच्चों को लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो वो सोएगा, ठीक है। आप उसको कितना भी लेक्चर करिए वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक ना। इसलिए एक शिक्षक को दो तरफा 2 वे संचार का प्रयास करना चाहिए। यानी जब आप व्याख्यान विधि करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, बच्चों को कुछ क्वेश्चन पुटअप करने चाहिए जिससे वो क्या हो, एक्टिव हो, पैसिव वे में न हो, ठीक है। बातें समझ में आ गई। यह विधि सर्वोत्तम मानसिक मेंटल कौशल के विकास के लिए उपयुक्त होती है। यानी जो मेंटल कौशल होता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होती है। यह विधि कई शिक्षार्थियों के लिए नीरस एवं तनावपूर्ण हो सकती है, ठीक ना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और आगे हम लोग अगली क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद। और एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये पूरा इसमें पेपर 1 यूजीसी नेट का पेपर 1 मैं पूरा कवर कराऊंगा इस चैनल पे। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इस चैनल पे बने रहें, ठीक ना, बिलीव करें। और सेकेंड बात यह है कि इसमें पेपर 2 जो है एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जिसकी वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होने वाली है, ठीक ना। धीरे धीरे इसमें अपलोड करेंगे और टारगेट रहेगा जून 25, ठीक है। तो प्रयास करेंगे, तो बिल्कुल जुड़े रहिए लेट्स क्रैक यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।